नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम उपन्यास विधा का अध्ययन कर रहे हैं। उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और एक अगली क्लास में इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला तथ्य क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं उपन्यास का अर्थ क्या होता है। अध्यायों या प्रकरणों में लिखी हुई ऐसी कल्पित और बड़ी आख्यायिका जिसमें अनेक पात्र और विस्तृत तथा सुसंबद्ध घटनाएं हो उसे हम उपन्यास कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार उपन्यास का मूल आधार उसमें निहित यथार्थमकता का तत्व है। यह परिभाषा पूछी जा सकती है कि किसके द्वारा दी गई है, तो यह इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार है। आधुनिक उपन्यास के जनक डेनियल डीफो को माना जाता है। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और बांग्ला में नॉवेल कहते हैं। बांग्ला में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1862 ईस्वी में भूदेव मुखोपाध्याय ने किया था, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचनाओं द्वारा लोकप्रिय बनाया था। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग 1875 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो यह परिभाषा, उपन्यास की परिभाषा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा दी गई है। अलग अलग विद्वान अपनी अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। जैसे कि श्याम सुंदर दास कहते थे कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। ठीक है, श्याम सुंदर दास का यह कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला तथ्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं अन्य अधिकतर विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपन्यास की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय कराना उपन्यास का काम है। यह उन सूक्ष्म घटनाओं को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करता है जिसमें मनुष्य का जीवन बनता है। अगला तथ्य है, श्री कृष्ण लाल ने देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वहीं श्री शिवनारायण श्रीवास्तव ने इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्वान एकमत नहीं है, अलग अलग विद्वान अलग अलग उपन्यासों को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। बात करें रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह की, तो इन तीनों के अनुसार परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, जिसका समय है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है इन लोगों ने। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना 1877 में इसका समय है, इसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु जी का एक उपन्यास था पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। और गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी है ही हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। इसके बारे में देख लेते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का प्रथम पारिवारिक उपन्यास है। यानी कि अगर हम उपन्यासों की श्रेणी में इसे रखें तो यह सामाजिक उपन्यास कहा जाएगा। और डॉक्टर गोपाल राय की मान्यता है कि हिंदी पट्टी में नव जागरण के संकेत का सबसे पहले इसी उपन्यास में दिखाई देता है। सबसे पहले इसी में दिखाई देता है नव जागरण का संदेश, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीख दी गई है, जैसे कि आर्थिक स्थिति, रीति रिवाज, संस्कार, पुरानी और नई सोच, सामाजिक और आर्थिक विश्वास, नैतिक मूल्य, अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़ियां, अपव्यय, बाल विवाह, विधवाओं की दशा आदि का चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम इसमें नवजागरण का संकेत देखते हैं। ठीक है, इसके पात्रों के नाम एक बार मैं बोल देती हूँ, आप लोग याद करिएगा, क्योंकि इसके पात्र परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सर्वसुख इसका नायक है, एक पात्र है सर्वसुख, ठीक है, जो इसके नायक कहे जा सकते हैं। और यह एक मेरठ के अग्रवाल बनिया है। इसके अलावा मुंशी टिकट नारायण है, हर सहाय है, पार्वती है जो कि सर्वसुख की बड़ी बेटी होती है, सुखदेई है सर्वसुख की छोटी बेटी होती है, दौलत राम होता है सर्वसुख का बड़ा बेटा, और छोटे राम होता है छोटा बेटा। ज्ञानो होती है दौलत राम की पत्नी, और आनंदी होती है छोटे लाल की पत्नी। ठीक है,
आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु द्वारा लिखित अभी हमने देखा पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास घोषित किया था। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के अनुसार रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तथ्यों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास श्रद्धाराम फुल्लौरीकृत भाग्यवती है, जिसका समय है 1877 ईस्वी। अगला तथ्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हुए किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है, क्योंकि गोस्वामी जी 19वीं सदी के अंतिम दशक से उपन्यास लिखते आ रहे हैं। इन्होंने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की। कितने उपन्यास? लगभग 65 उपन्यासों की रचना की और उपन्यास विधा को एक सशक्त रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म कब हुआ था? इनका 1865 ईस्वी में। भारतेंदु युग के उपन्यासकारों को क्रम से लगाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनका जन्म 1865 में हुआ था, निधन हुआ था 1932 ईस्वी में। ये हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक कौन है, तो हो जाएंगे किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, और इनके बहुत सारे उपन्यास है और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, जैसे कि हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। ठीक है, यह हिंदुस्तान पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। उसके अलावा अगर बात करें लवंग लता, इनका उपन्यास है। कनक कुसुम या मस्तानी, यह भी इनका उपन्यास है। इनके उपन्यासों के दो नाम है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी, लीलावती व आदर्श सती, प्रणिनी परिणय इनका उपन्यास है और कहानी भी है। प्रेममयी 1907 ईस्वी में, राजकुमारी 1907 ईस्वी में, खूनी औरत के साथ खून, ध्यान दीजिएगा, किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। ठीक है, अंगूठी का नगीना बहुत बार पूछा जा चुका है, यह भी किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है 1918 में। ठीक है, और एक और चीज इनके बारे में याद रखिएगा, किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में, कि इन्होंने अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करने के लिए उपन्यास नामक पत्रिका भी निकाली थी। तो यह इनके बारे में कुछ तथ्य थे। ठीक है, अगला तथ्य है, पंडित बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास में विठ्ठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन का चित्रण किया गया है। यह विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया था। पंडित बालकृष्ण भट्ट के 3 उपन्यास परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है रहस्य कथा, जो 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा नूतन ब्रह्मचारी जो है 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और एक पूछा जाता है 100 अजान एक सुजान, 1892 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था पंडित बालकृष्ण भट्ट के। ये तीनों ही सामाजिक श्रेणी के उपन्यास है इनके। अगला तथ्य है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास में अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी सेठ हीराचंद के 2 पौत्र ऋषिनाथ और निधिनाथ अजानों यानी कि अज्ञानियों की संगति में पड़कर विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। अंततः दोनों जालसाजी के अपराध में पकड़े जाते हैं। इस विषम परिस्थिति में उनका शिक्षक चंद्रशेखर यानी कि सुजान आकर उन्हें बचाता है। यह उपन्यास परीक्षा गुरु की परंपरा में लिखा गया था। वर्ण विषय याद रखिएगा कि किस तरह का वर्ण विषय इसका है। मधुकर भट्ट ने सन 1879 के नवंबर मास के हिंदी प्रदीप की फाइलों के आधार पर बालकृष्ण भट्ट के तीसरे उपन्यास रहस्य कथा का उल्लेख किया है और यह उपन्यास अपूर्ण है। ठाकुर जगमोहन सिंह कृत श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की प्रणय गाथा का चित्रण इसमें हुआ है और यह आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है। इस श्यामा स्वप्न उपन्यास के लिए आपको 2 समय याद रखने होंगे। डॉक्टर नगेंद्र इसका समय 1885 मानते हैं और 1888 रामचंद्र तिवारी की बुक में है। ठीक है, तो इस 2 समय को याद रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार श्यामा स्वप्न 1885 है, रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1888 है। और सर्वम मान्य की बात करें तो 1888 होगा। रामचंद्र तिवारी गद्य विधाओं के लिए ज्यादा सही माने जाते हैं। अगर बात करें यह आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है, तो कुछ उपन्यासों को और देख लेते हैं। अलग अलग हिंदी में अलग अलग तरीके के प्रथम उपन्यास कौन कौन से हैं। जैसे कि अभी हमने देखा आख्यायिका शैली में रचित प्रथम उपन्यास है श्यामा स्वप्न। इसके अलावा हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी व आदर्श रमणी को माना जाता है, जो कि किशोरीलाल
गोस्वामी का है। इसके अलावा पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम उपन्यास चंद हसीनों के खतूत है पांडे बेचन शर्मा उग्र का 1927 में था। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल रेणु जी का। इसके अलावा हिंदी में तिलिस्मी अयारी उपन्यासों के जनक देवकीनंदन खत्री को माना जाता है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक गोपाल राम गहमरी हैं। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। हिंदी का प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास है झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का। इसके अलावा हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम है 1922 में मुंशी प्रेमचंद जी का। और स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास देहाती दुनिया है शिवपूजन सहाय का। तो ये कुछ तथ्य थे हिंदी उपन्यासों से संबंधित, नोट कर लीजिएगा इन्हें, ठीक है। अगला तथ्य है राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, जिसका समय है 1890। उपन्यास गोवध निवारण की भावना से लिखा गया था और यह हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है। लज्जाराम मेहता के स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास में रमा और लक्ष्मी दो सगी बहनों की कहानी है। रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है और लक्ष्मी भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता नारी का जीवन व्यतीत करती है। इसमें लेखक ने तुलनात्मक आधार पर भारतीय नारी के पतिव्रत की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। वर्ण विषय याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, तो यह तथ्य आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से मिली थी। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता माना गया है और हृदय हारिणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। हृदय हारिणी का प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी उपन्यास में रंगपुर के कुमार नरेंद्र सिंह और कृष्णानगर की राजकन्या कुसुम कुमारी के साहस, धैर्य और प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास के माध्यम से किशोरीलाल गोस्वामी ने नवाब सिराजुद्दौला के समय की अव्यवस्था और क्षुब्ध बंगाल का सजीव चित्रण किया है। लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा गोस्वामी जी ने इस उपन्यास की रचना बादशाह की गुप्त चरित नामक अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर की। इसमें लखनऊ के नवाबी महल के वैभव विलास के विस्तृत कथा का चित्रण किया गया है। उपन्यास का सार है नवाबी महल का विलास ही लखनऊ के नवाबों के लिए कब्र बन गया, तो इसको याद रखिएगा। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने लगभग 200 जासूसी उपन्यासों की रचना की थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला उपन्यास में अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण किया है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का एक अन्य नाम क्या है? देवबाला। हरिऔध के अधखिला फूल उपन्यास में धर्म की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास के दुष्परिणामों का चित्रण हुआ है। इस क्लास को गृहिणियां केवल सुन सकती हैं। आप काम करते हुए इस क्लास को लगा लीजिए और आराम से इस क्लास को सुनिए, तब भी याद हो जाएगा, ठीक है। तिलिस्म शब्द यूनानी टेलिस्मा और अरबी तिलिस्मा का हिंदीकृत रूप है। इसका अर्थ जादू, इंद्रजाल या अलौकिक रचना या गड़े हुए धन आदि के ऊपर बनाई गई सर्प आदि की भयावनी आकृति होती है। हिंदी में तिलिस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास का हिंदी संसार में अभूतपूर्व स्वागत हुआ और इस उपन्यास की नायिका विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नवगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह नायक हैं। भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अधूरा है, जिसे बाद में उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भूतनाथ में चंद्रकांता संतति के ही एक अत्यंत कुशल अयार भूतनाथ की रोचक कथा का वर्णन किया गया है। माँ उपन्यास में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने यह दिखाया है कि माँ के स्नेह, त्याग और विवेकपूर्ण देखरेख पर ही बालक का सर्वांगीण विकास निर्भर है। उपन्यास के अंत में दुष्चरित्र पात्रों के जीवन में सुधार लाकर सच्चरित्र पात्रों को सुखी दिखाकर लेखक ने अपने सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है, यानी कि यह आदर्शवादी उपन्यास कहा जा सकता है। कौशिक कृत भिखारिणी उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया और मानव मन के सहज आकर्षण तथा जातीय बंधन की
कठोरता के मार्मिक द्वंद्व को बड़ी सहजता से चित्रित किया गया है। इस क्लास में हम उपन्यासों के समय को कम देख रहे हैं, उससे संबंधित जो तथ्य हैं और उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, उपन्यास का वर्ण विषय क्या है, उसमें किस समस्या का चित्रण किया गया है, इसको देख रहे हैं। आजकल इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष कम पूछे जाते हैं, लेखक कौन है यह भी कम पूछा जाता है, लेकिन उसमें उस उपन्यास में किस चीज का वर्णन किया गया है, चाहे उपन्यास हो या कहानी हो या कोई भी अन्य विधा हो, तो उससे संबंधित, उसके तथ्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिए और अच्छे तरीके से आपका रिवीजन होगा। शिवपूजन सहायकृत देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है और इसे देशज ठाठ का उपन्यास कहा जाता है। इस उपन्यास के केंद्र में बिहार का रामशहर नामक छोटा सा गांव है, जो अपनी निर्धनता, अज्ञान, रूढ़ियों और अंधविश्वासों की मार झेलता हुआ चित्रित हुआ है। इसमें व्यंग और बिंबों के मेल से बनी भाषा का चित्रांकन किया गया है और वह उपन्यास की विशेष पहचान बन गया है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, जो हमने अभी कहानी की विधा में भी देखा था, किंतु वे नवाब राय बनारसी नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम जमाना यानी कि जमाना जो कि उर्दू पत्रिका थी, इसके संपादक दयानारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। सन 1918 से 1936 तक अर्थात सेवा सदन के प्रकाशन काल से लेकर गोदान के प्रकाशन काल तक की अवधि को हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। उपन्यास के विकास क्रम में हम इसी तरह से पढ़ते हैं, जैसे कि पहला काल जो है 1877 से 1918 तक देखते हैं, जिसका नाम हम पूर्व प्रेमचंद युग देते हैं। उसके अलावा जब हम प्रेमचंद युग की बात करते हैं तो ये 1918 से 1936 तक होता है। उसके बाद हम प्रेमचंदोत्तर युग पढ़ते हैं, जो कि 1936 से अद्यतन आता है और इसमें अलग अलग तरीके के उपन्यास लिखे गए, जैसे कि साम्यवादी उपन्यास लिखे गए, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे गए, आंचलिक उपन्यास लिखे गए, ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास लिखे गए थे। प्रेमचंद जी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। इसमें मारवाड़ के राजा मालदेव और उसकी रूठी रानी इमादे की कहानी है। जिस मालदेव ने शेरशाह के छक्के छुड़ा दिए, वह अपनी रूठी रानी को न मना सका। इस उपन्यास में राजपूतों की वीरता और आपसी फूट का सजीव चित्रण किया गया है। मुंशी प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजारे हुस्न उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने सेवा सदन नाम से किया। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में गोशी आफियत उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने प्रेमाश्रम नाम से किया। प्रेमचंद के अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे गए थे और फिर उसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने ही किया। बाजारे हुस्न को 1918 में इन्होंने हिंदी में रूपांतरित कर दिया था। इसके अलावा गोशिए आफियत को इन्होंने 1922 में हिंदी में प्रेमाश्रम नाम से रूपांतरित कर दिया था। प्रेमचंद ने एक परिहास प्रधान उपन्यास जज्बे-ए-इसार लिखा और जिसका हिंदी रूपांतरण इन्होंने वरदान नाम से किया था। किस नाम से किया था? वरदान नाम से। इनके उर्दू नाम पूछे जा सकते हैं, हिंदी नाम दे करके उर्दू नाम पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। ठीक है। प्रेमचंद ने हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा नाम से नए रूप में प्रकाशित कराया था। ठीक है। इस उपन्यास में, ये जो प्रतिज्ञा उपन्यास है, इसमें विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया था। 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। और प्रेमा अर्थात दो सखियां, ये जो नाम है, इस नाम से यह 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला तथ्य है, प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद रंगभूमि के नाम से हुआ। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया था। इस उपन्यास चौगाने हस्ती का नाम है, हिंदी नाम रंगभूमि। 1925 में रंगभूमि नाम से इसको इन्होंने परिवर्तित यानी कि अनुवादित कर दिया था। इसमें शासक एवं अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया गया है और नायक इसका एक अंधा व्यक्ति है और उसका नाम है सूरदास। ठीक है। रंगभूमि उपन्यास का नायक सूरदास है और इसमें औद्योगिक एवं कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, मानव अधिकारों की सुरक्षा, धार्मिक रूढ़िवादिता का विरोध, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन का समर्थन, देशी राज्यों की राजनीति, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता इत्यादि का चित्रण हुआ है। ये जितने भी विशेषताएं हैं ना, इससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं कि निम्न में से रंगभूमि उपन्यास की विशेषता है या नहीं है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रंगभूमि को गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास यानी कि एपिक नावल कहा है।
तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने रंगभूमि उपन्यास को क्या कहा है? गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने गरीब, शहरी और ग्रामीण जनता का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है और उनके प्रति पाठकों की सहानुभूति जागृत की है। कर्मभूमि उपन्यास में मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध, महंतों का आडंबर और भोगलिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण आदि राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को उठाया गया है। इस उपन्यास में शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार तथा सुखदा ने किया है और गांव का आंदोलन अमरकांत और आत्मानंद ने संचालित किया है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बहुत ही कम किताब में ये तथ्य देखने को मिलते हैं। कायाकल्प प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है जिसमें कई जन्मों की कहानी कही गई है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में कई जन्मों की कहानी कही गई है? तो वह उपन्यास हो जाएगा कायाकल्प। निर्मला में सेवा सदन के समान ही दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। निर्मला का प्रकाशन वर्ष कब है? यह 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद के उपन्यासों के समय को याद रखिएगा, क्रम से लगाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों से। कला की दृष्टि से गबन प्रेमचंद का प्रथम श्रेणी का उपन्यास है जिसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण उपस्थित किया है। नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्यवर्गीय समाज की इन दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन में चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कथा सृष्टि हुई है। इस उपन्यास को तो आपको पढ़ना भी चाहिए, बहुत ही अच्छा उपन्यास है गबन। इसके प्रकाशन वर्ष हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इसका प्रकाशन वर्ष 1931 बताते हैं, वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह इसका प्रकाशन वर्ष 1930 बताते हैं। लेकिन अगर सही समय की बात करें तो 1931 से सही समय होगा। इसमें रमानाथ और इसकी नायिका जालपा के माध्यम से मध्यम वर्गीय आर्थिक विसंगतियों का चित्रण किया गया है। अगला तथ्य है गोदान प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है। इसका कथानक भारतीय ग्रामीण जीवन के हृदय विदारक परिस्थितियों तथा तत्कालीन शहरी जीवन की झलकियों से बुना गया है। इसमें कुल मिलाकर 7 छोटी बड़ी कथाएं सजोई गई हैं। इनमें विस्तार और महत्व दोनों दृष्टियों से होरी का स्थान पहला है। चतुरसेन शास्त्री का सोना और खून उपन्यास सिपाही विद्रोहों से लेकर भारतीय इतिहास के एक विशाल अंश को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। चतुरसेन शास्त्री कृत वैशाली की नगरवधू पूछा जाता है परीक्षाओं में, एक बहुचर्चित उपन्यास है। इसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं। चतुरसेन शास्त्री कृत सोमनाथ उपन्यास गुजरात के चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित भारत प्रसिद्ध शिव मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा 1024 में तोड़े और लूटे जाने की ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। इनके उपन्यास वयम रक्षामः में वेद, ब्राह्मण, स्मृति, पुराण आदि के साथ ही मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, पर्शिया, यूनान आदि के देशों की पुरातन कथाओं के आधार पर देव, दैत्य, दानव, मानव, यक्ष, गरुड़, वानर, महिष आदि प्राग ऐतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण किया गया है। वयम रक्षामः का प्रकाशन वर्ष कब है? 1955 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनका एक उपन्यास पूछा जाता है हृदय की प्यास, ठीक है, 1932 ईस्वी में है। इसके अलावा हृदय की परख भी है इनका 1918 ईस्वी में, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। हृदय की परख हृदय की प्यास 1932 में और हृदय की परख 1918 ईस्वी में है। ठीक है, आलमगीर इनका उपन्यास है 1954 में, यह भी पूछा जा चुका है किसी परीक्षा में, तो इसे भी याद रखिएगा। बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो इन्होंने सिंह सेनापति में लिच्छवी और जय यौधेय में यौधेय गणतंत्र की जीवन व्यवस्था की कल्पना मार्क्सवादी समाज के व्यवस्था के अनुरूप कथाबद्ध की है। रांगे राघव कृत मुर्दों का टीला उपन्यास में पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मोहनजोदड़ो की समुन्नत सभ्यता एवं उसके विनाश की काल्पनिक कथा का चित्रण हुआ है। मुर्दों का टीला उपन्यास का गणतंत्र भी है। 1948 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। रांगे राघव के कब तक पुकारू उपन्यास में ब्रज के नटों के जीवन का चित्रण हुआ है और चीवर उपन्यास में हर्षवर्धन और राजेश्री के जीवन काल का चित्रण हुआ है। विषाद मठ उपन्यास में रांगे राघव ने अकाल से त्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित लोगों की करुण कहानी के साथ
पूंजीपतियों की क्रूरता का सफल चित्रण किया है। इसके अलावा रंगे राघव ने सीधा साधा रास्ता उपन्यास की रचना भगवती चरण वर्मा के उत्तर में की है और उसकी कहानी को भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ दिया है। भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामेश्वर शुक्ल अंचल और उषा देवी मित्रा प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? व्यक्तिवादी उपन्यासकार। भगवती चरण वर्मा के भूले बिसरे चित्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारत के सामाजिक जीवन और राजनीतिक दशा की विशाल पृष्ठभूमि पर मुंशी शिवलाल से नवल किशोर तक एक परिवार की 4 पीढ़ियों के जीवन को चित्रित किया गया है। भूले बिसरे चित्र की विधा पूछी जाती है, उपन्यास विधा की रचना है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास आखिरी दांव में एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा का चित्रण हुआ है। अपने अपने खिलौने उपन्यास में दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन दिखाते हुए उस पर व्यंग किया गया है। भगवती चरण वर्मा ने सीधी सच्ची बातें उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ वर्षों के जीवन को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास में वर्मा जी ने यानी कि भगवती चरण वर्मा ने समाज के दूषित भ्रष्टाचारमय जीवन का आलोचनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें 3 परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा को एक सूत्र में जोड़कर सामंतशाही की समाप्ति, पूंजीवाद के अभ्युदय और शासन तंत्र के पूंजीपतियों के प्रभाव में आने की कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है और इसकी रचना अनातोले फ्रांस के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की गई है। किसके आधार पर की गई है? थाया। ठीक है। भगवती चरण वर्मा कृत 3 वर्ष उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण है और इसमें वेश्या सरोज के जीवन मूल्य का एक संभ्रांत परिवार की युवती प्रभा की तुलना से अधिक उच्च चित्रित हुआ है। तो भगवती चरण वर्मा के 3 वर्ष उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण हुआ है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किसका चित्रण है। धुप्पल भगवती चरण वर्मा का आत्मकथात्मक उपन्यास है और इसमें वर्मा जी के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों की झांकी द्रष्टव्य है। प्रश्न और मारीचिका उपन्यास में 1947 ईस्वी में देश के स्वतंत्र होने के साथ जनता के मन में जगने वाली आकांक्षाएं और 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के बाद सहसा मोह भंग के कारण व्याप्त होने वाली निराशा और कुंठा का चित्रण हुआ है। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में वर्मा जी ने गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया है। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास पतन 1927 ईस्वी और अंतिम उपन्यास चाणक्य 1982 ईस्वी में है। चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन प्राकृतवादी उपन्यासकारों में अग्रणी माने जाते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपने उपन्यासों में समाज की आंतरिक दुर्बलताओं और दुष्प्रवृत्तियों का अच्छा उद्घाटन किया है। चंद हसीनों के खतूत पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अभी हमने पीछे इसको देखा था। पांडे बेचन शर्मा उग्रकृत चंद हसीनों के खतूत उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न उपस्थित करते हुए प्रेम का महत्व दिखाया गया है। जयशंकर प्रसाद कृत कंकाल उपन्यास में समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण और धार्मिक नैतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का पाखंडपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। तितली उपन्यास में प्रसाद जी ने भारतीय आदर्श को उज्जवल रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही ग्रामीण जीवन की कहानी कही है। और इरावती उपन्यास अपूर्ण है जयशंकर प्रसाद का और इसकी कथा जो है शुंग काल से संबंधित है। वृंदावन लाल वर्मा ने लगभग 2 दर्जन उपन्यासों का प्रणयन किया जिसमें गढ़कुंठार में 14वीं सदी के बुंदेलखंड के सामंती जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है और मृगनयनी उपन्यास वर्मा जी के उपन्यास कला के चरम विकास का प्रतीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने गढ़कुंठार की पांडुलिपि देखकर वृंदावन लाल वर्मा को वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी। ठीक है, यह प्रश्न बन सकता है। यशपाल जी प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधाराओं के उपन्यासकार हैं। यशपाल का पहला उपन्यास जो है वह है दादा कॉमरेड 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण हुआ है।
मेरी तेरी उसकी बात यशपाल का 11वां और अंतिम उपन्यास है। इसमें 1919 से लेकर 1945 तक की प्रत्येक राजनीतिक घटना और उसके प्रभाव का सजीव चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में लेखक का गांधीवादी विचारधारा का विरोधी स्वर मुखरित हुआ है। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में 1942 से 1957 तक भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन की भूमिका है, लेकिन मुख्य रूप से विस्तृत चित्रण 1948-49 की संघर्षमय परिस्थितियों का ही हुआ है। इसमें लेखक ने भारतीय राष्ट्रीयता की अहिंसा और समझौते की नीति को विफल दिखाया है। भारत विभाजन की भूमिका और विभाजन के परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। झूठा सच जो उपन्यास है यह दो भागों में है। पहले भाग का नाम है वतन और देश, जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और दूसरे भाग का नाम था देश का भविष्य, जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यशपाल कृत दादा कामरेड उपन्यास में पूंजीवाद, गांधीवाद और समाजवाद के संघर्ष के बीच परिस्थितियों, व्यवस्था और धारणाओं में सामंजस्य ढूंढने का प्रयास किया गया है। बात करें पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इनके उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण भट्ट की जीवनी, तत्कालीन लोक विश्वास, राजकीय वैभव, सामाजिक आचार व्यवहार, संस्कार, वेशभूषा, मनोविनोद, त्योहार, धार्मिक वातावरण आदि का चित्रण हुआ है। बाण भट्ट, निपुणिका और भट्टिनी इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को उपन्यास चारुचंद्र लेख में मध्यकालीन तंत्र साधना पर विश्वास और तत्संबंधी आचरण के चित्रण के साथ राजा सातवाहन और रानी चंद्रलेखा की कहानी वर्णित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शूद्रक कृत संस्कृत नाटक मृक्षकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर स्वतंत्र कल्पना द्वारा पुनर्नवा उपन्यास की रचना की थी। तो किस पर आधारित है पुनर्नवा उपन्यास? मृक्षकटिकम है, शूद्रक का संस्कृत नाटक इस पर आधारित है। अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी का चौथा उपन्यास है। इसे रैक्वाख्यान भी कहा जाता है। इस उपन्यास में औपनिषदिक ज्ञान की चर्चा की गई है, किंतु लोक सेवा की भावना को जीवन की सार्थकता मानना इसका मूल संदेश है। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे और डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी है, जो अब लज्जा नाम से प्रचलित है, और इसमें लज्जा नामक आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती की काम चेष्टाओं का मनोविश्लेषण किया गया है। इलाचंद जोशी कृत सन्यासी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, और इसमें नायक नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। अंततः नंद किशोर सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाता है। पर्दे की रानी उपन्यास में नायिका निरंजना खूनी पिता और वेश्या माँ की पुत्री है। इस जानकारी से उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वह समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा का भाव रखने लगती है। यह उपन्यास, यह जो है तथ्य, यह इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। इलाचंद जोशी के निर्वासित उपन्यास में महीप एक भावुक कवि है और नीलिमा से प्यार करता है, किंतु उसका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है। वह अन्य क्षेत्रों में अपनी महत्ता स्थापित करके नीलिमा को प्रभावित करना चाहता है। वह क्रांतिकारी बन जाता है, अंततः निराश प्रेमी की तरह रोगग्रस्त होकर मर जाता है। इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी में नायक एक शिक्षित नवयुवक है। वह कलकत्ता में काम की तलाश में भटकता है, और कलकत्ता नगर वह जहाज है जिसमें वह चारों ओर भटक कर लौट आता है। जैसे इसी से इसका नाम जहाज का पंछी है। समुद्र में जब कोई चिड़िया जहाज पर रहती है तो वो चारों तरफ घूमती है, लेकिन चारों तरफ समुद्र ही होता है तो वापस जहाज पर ही आ जाती है। इसी तरह से यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। ऋतु चक्र उपन्यास में जोशी जी ने यह लक्षित किया है कि आधुनिकता के दबाव में पिछले सभी मूल्य, मान्यताएं और आदर्श तेजी से ढह रहे हैं, किंतु उनके स्थान पर नए मूल्यों और आदर्शों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इससे उबरने का मनोवैज्ञानिक समाधान यही है कि रूमानी चेतना को पुनः जागृत किया जाए। इसके अलावा कवि की प्रेयसी में जोशी जी ने कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम नाटक में उल्लिखित कवि नाटककार सौमिल्लिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण किया है। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम दिया था। इसमें थोड़ा सा विवाद है कि किसने नाम दिया था, जैसा कि ऐसा माना जाता है कि जैनेन्द्र ने दिया था। अज्ञेय कृत शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक शैली में लिखा गया एक सशक्त और प्रौढ़ उपन्यास है, और इस पर रोमारोला के ज्या क्रिस्ताफ का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। नदी के द्वीप अज्ञेय का दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह शैली और प्रतीकात्मक बिंब प्रधान शैली आदि सभी का प्रयोग एक साथ मिलता है। इसमें अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है।
उपन्यास की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि उपन्यास एक बड़ी विधा है और इसमें हम सभी तथ्यों को एक साथ समेट नहीं सकते। तो जो तथ्य छूट जाएंगे तो उनको मैं प्रश्नों के माध्यम से करवा दूंगी। प्रश्नों को करते हैं हम तो उसके साथ मैं व्याख्या भी करती हूँ, तो उसमें भी बहुत सारे तथ्य मैं आपको बताते चलती हूँ। तो कुछ तथ्य हम वहां देख लेंगे। अपने अपने अजनबी उपन्यास में अज्ञे ने मृत्यु से साक्षात्कार को उपन्यास का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का मार्मिक विवेचन किया है। जयेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है और इनके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र का पहला उपन्यास परख है। इसमें कुल 4 प्रमुख पात्र हैं, सत्यधन, कुट्टो, गरिमा और बिहारी। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने अपने प्रेम दर्शन को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। पात्रों के नाम पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। मुक्तिबोध जैनेन्द्र का नवा उपन्यास है। इसमें एक मुक्तिकामी राजनीतिक नेता के जीवन की करुण कहानी अंकित की गई है। मुक्ति का प्रश्न सामाजिक राजनीतिक स्तर पर सुलझाया जा सकता है या आस्तिक स्तर पर। यह मनोमंथन उपन्यास की महत्ता का आधार है। प्रेम और विवाह की समस्या यहाँ भी है। उपन्यास नायक सहाय के जीवन में पत्नी राजेश्वरी और प्रेयसी नीलिमा दोनों का महत्व है। पत्नी से उसे समर्पण, सेवा और वत्सलता मिलती है और प्रेयसी उसे प्रेरणा और स्फूर्ति देती है। महाकाल अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास है। इसका अन्य नाम भूख भी है, पूछा जा सकता है। इस उपन्यास का कथानक सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल की त्रासदी पर आधारित है। अमृतलाल नागर के अमृत और विष उपन्यास में कथानक को एक संपादक के जीवन से संबद्ध करके तत्कालीन जीवन की जटिलताओं को चित्रित किया गया है। तो यह थी आज की क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।